हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं इकोसिस्टम। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कुछ इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल को भी हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में डिवाइड किया था। फिर हमने इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, जहाँ मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी कराई थी, स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह जैसी। और फिर मैंने ये कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको बताया था कि ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और हमने ये सारा कुछ एक पॉन्ड की एग्जांपल लेके देखा था कि एक पॉन्ड अपने आप में कैसे एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। ठीक उसी तरीके से फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी भी फॉरेस्ट एंड अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम होगा। और वैसे ये हमने एक एग्जांपल एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की ली थी, तो रिवर, सी, ये सभी चीज़ों को भी हम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा अभी ये जो 4 कंपोनेंट्स की हमने बात की थी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एक कांस्टेंट सोलर एनर्जी कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम को सही तरीके से चलने के लिए। तो प्राइमरी प्रोडक्शन एक्चुअली क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्शन हम डिफाइन करेंगे एज द अमाउंट ऑफ, प्राइमरी प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है सिर्फ बायोमास पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे किसको? सिर्फ बायोमास पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूनिट में कोई गड़बड़ है, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया, तो ग्राम -2 नहीं आएगा, ये मीटर मिस हो गया शायद यहाँ पे, ये आएगा ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये मिस प्रिंटिंग है कुछ शायद, तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर आएगा कि कितना वेट है ग्राम्स में और पर यूनिट एरिया। ठीक उसी तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया बोलें तो एनर्जी किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्शन, यानी कि कितना वेट है पर यूनिट एरिया। तो आगे आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। यहाँ पे फिर से ये ग्राम -2 कैसे हो सकता है? पर ग्राम स्क्वायर कैसे हो सकता है? पर ग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो हाँ, प्रोडक्टिविटी होगा प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फिर से यहाँ पे आएगा ग्राम, ये टाइपिंग में ही एक्चुअली ग्राम को कई बार जीएम और एम लिख देते और जी दोनों लिख लेते हैं, तो टाइपिंग में परहैप्स यहाँ पे भी ये कोई गड़बड़ हुई है एनसीईआरटी के लेवल पे भी शायद, ठीक है। लेकिन माइनस ये नहीं हो सकता है ना, पर ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीधा ही ग्राम रेज टू द पावर -2, ये नहीं हो सकता। ग्राम पर स्क्वायर मीटर बनेगा ये, ठीक है। तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट ईयर या पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे हम टाइम को ईयर ले रहे हैं। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन इज वेट पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया। प्रोडक्टिविटी इज
प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्डिंग सुनो मेरे ध्यान में, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमने ये प्रोडक्शन की यूनिट के पीछे पर ईयर लगा दिया, तो वो यूनिट बन गई प्रोडक्टिविटी की, ठीक है बेटा। तो इससे हम लोग इससे मेज़र करके इस यूनिट से हम लोग डिफरेंट इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं। अब प्रोडक्टिविटी में आगे, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब प्रोडक्टिविटी में भी मैं आपको आगे बताना चाह रही हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट्स कितने बन रहे हैं, कितना अमाउंट प्लांट्स का बन रहा है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट्स से, ऑब्वियसली प्लांट को खा खा के ही एनिमल बनता है, तो एनिमल का मांस तैयार होता है, तो एनिमल का जो मांस तैयार हो गया दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का कितना मांस तैयार हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्लांट मास प्रोडक्शन, उसको हम लोग दो में डिवाइड करेंगे, प्लांट मास प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो में डिवाइड करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ही हो गया ना, क्योंकि पर यूनिट टाइम हो गया तो रेट ही होता है पर यूनिट टाइम। तो इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, rate of production of organic matter during photosynthesis, rate of production of organic matter during photosynthesis। a considerable, तो कितना टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस करके, वो हो गया ग्रॉस, टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब ग्रॉस में से कुछ हद तक तो रेस्पिरेटरी लॉस भी तो हो जाएगा, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस इज गोइंग टू बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस यानी टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ, अब टोटल में से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, तो वो रेस्पिरेटरी लॉस होने के बाद जो बाकी बचा है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल है, नेट जो अवेलेबल होता है बाद में अगले लेवल पे जाने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट्स को 1% मिलता है, प्लांट से आगे हर्बीवोर्स को 10% जाता है, तो ये 10% इज एक्चुअली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो 90 जो ऊपर लॉस हो गया, जो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया, उसको भी जब टोटल करेंगे इसमें, तो वो दैट इज ग्रॉस। ग्रॉस यानी टोटल कितना प्रोड्यूस किया प्लांट ने। अब प्लांट से जब हर्बीवोर खाएगा तो 90% तो प्लांट ने रेस्पिरेटरी लॉस में गवा दिया, उसको तो हर्बीवोर नहीं खा सकता ना, तो सिर्फ 10% को खा सकता, तो 10% यहाँ पे हुआ इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, विच इज़ अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन बाय हेटेरोट्रॉफ्स। देन कम्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो पता चल गई हमें, जो हर्बीवोर के लिए अवेलेबल है आगे, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो ऑर्गेनिक मैटर, अब प्राइमरी प्रोडक्शन जो प्लांट ने किया, प्लांट को खा करके जो कंज्यूमर्स आगे बनाएंगे, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, हर्बीवोर ने, जैसे डियर था छोटा सा, इसने प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया, ये जब बड़ा हो गया कितना प्रोड्यूस हो गया, वो एक साल में वो कितना बन गया, ठीक है। तो एक साल में उसका कितना मास तैयार हो गया है, दैट इज व्हाट इज
तो एक साल में इस डियर का प्लांट को खा खा के कितना मांस तैयार हो गया है, दैट इज़ व्हाट इज़, कितना वेट उसका तैयार हो गया है, दैट इज़ व्हाट इज़ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि कौन से प्लांट स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, और वहाँ की एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी एक्चुअली ये डिपेंड करता है। किस चीज़ पे, प्लांट स्पीशीज़ पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट्स की, इन सब चीज़ों पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इसीलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट होती है। अगर हम सारे बायोस्फीयर की बात करें तो 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ये होती है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ओशियंस जो हैं यानी वाटर बॉडीज़, वो 70% अर्थ के सरफेस का कवर करती हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी उनमें सिर्फ 55 बिलियन टन्स की ही होती है। ठीक है, तो 55 बिलियन टन्स आप इसकी परसेंटेज निकाल के देखोगे तो ये काफ़ी कम होता है, 33% से भी कम, नियरली 30% तक ही रह जाता है। तो अगर देखा जाए तो ओशंस जो हैं कवर करते हैं 70% एरिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी उन में कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 30% नियरली। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी क्योंकि एक 70 होती है, एक 70 बिलियन टन, और ओशंस प्रोड्यूस करते हैं उसमें से सिर्फ 55, वेयर एज एरिया कवर करते हैं वो अर्थ का 70%। सो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन पहले तो आपको नोट ही आ जाता था प्रोडक्टिविटी पे पूरा का पूरा, इस पे प्रोडक्ट तो अभी वो नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज़ में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत कंफ्यूज करेंगे। ये सिर्फ पर यूनिट टाइम हो गया या रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्टिविटी। फिर प्रोडक्टिविटी को आगे डिवाइड किया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स ने। देन प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस जो टोटल प्रोड्यूस हुई, टोटल में से जो रेस्पिरेटरी लॉस हो गई उसको माइनस करके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज़ पे कि एक एरिया में कौन कौन से हैं, उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ों पे उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसलिए अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रोडक्टिविटी रहती है। ओशंस हम लोग देखते हैं कि 70% एरिया अर्थ का कवर करते हैं, लेकिन सिर्फ 30% प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन्स होती है और ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 55 बिलियन टन्स। ठीक है, सो ये हो गया अपना प्रोडक्टिविटी के बारे में। देन कम्स डीकम्पोजिशन। तो आप लोगों ने डीकम्पोजिशन के बारे में नॉर्मली हम लोग हमेशा से सुनते हैं। ठीक है, +1 में भी अर्थवर्म करते हैं, तो अर्थवर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थवर्म मिट्टी में रहता है और मिट्टी में गिरे हुए पत्ते और डिफरेंट जो डेब्रिस होता है उसको ये कंज्यूम करता है मिट्टी के साथ ही। उन सारी चीज़ों को, पत्तों वगैरह को ये तोड़ तोड़ कर अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, उनसे कुछ हद तक अपने लिए न्यूट्रिशन ले लेता है, वेयरएज ज़्यादातर ये उन सारी चीज़ों को तोड़ करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। एक तरीके से वो सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हार्ड पत्ते की फॉर्म में थे, जिसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते थे, उसको ये मिट्टी में मिला देता है छोटे हिस्सों में तोड़ के, ताकि प्लांट उसको अब अब्जॉर्ब कर सकें। तो प्लांट्स को अब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो सारे मिनरल्स दे देता है। एक तरीके से प्लांट्स के लिए ये खाद प्रोड्यूस कर देता है, इसीलिए हम इसे फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। और ये क्योंकि मिट्टी को ही अपने माउथ से निकाल के एनस तक, एनस माउथ से डाल करके एनस से निकाल देता है, उसके ब्रेक डाउन करता है उसी प्रोसेस में। तो इस तरीके से ये मिट्टी को ढीला भी कर देता है, लूजन भी कर देता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है रूट्स की प्रॉपर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सिमिलरली डीकम्पोजर्स यानी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, ये भी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड
ठीक है, एट्सेट्रा। एंड ऐसे प्रोसेस को हम लोग डीकम्पोजिशन बोल देते हैं। डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे कि डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे डीकम्पोजिशन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेड प्लांट रिमेन्स की अगर बात करें, जैसे कि गिरे पत्ते, कोई टहनियाँ, कोई फूल, या डेड रिमेन्स एनिमल्स के, और इंक्लूडिंग द फीकल मैटर ऑफ वेरियस एनिमल्स, ये सारी चीज़ों को मिला करके हम डेट्राइटस कह देते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है डीकम्पोजिशन के लिए, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह इसके ऊपर फीड करके इसको छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और फिर ये अब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होता है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं फॉर प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ये हैं फ्रैगमेंटेशन यानी छोटे हिस्से में तोड़ना, लीचिंग यानी कि उसको मिक्स करके वॉश्ड फॉर्म में मिला देना। ठीक है, एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, छोटे हिस्सों में तोड़ देना पहले। जब छोटे हिस्सों में फॉर एग्जांपल ये टूट गया, तो जब इसके ऊपर बारिश होगी, बारिश होने के बाद ये चीज़ें बारिश में घुल करके मिट्टी के नीचे चली जाएंगी, उसको हम लीचिंग कहेंगे। अब फिर भी अभी तो ये है तो ऑर्गेनिक मैटर ही, बेशक घुल के नीचे चला गया, फिर उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा केमिकली काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स, जिसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंसेस, अब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में तोड़ेंगे, विच इज़ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इस बड़ी चीज़ों को छोटे अब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना। देन इसकी ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। फिर ह्यूमस एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम तक एक रिजर्व्ड मिनरल की तरह रहता है, जिससे धीरे धीरे मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, निकल जाते हैं धीरे धीरे मिनरल्स, और मिनरल रिजर्व का फॉर्म का ये काम करता है। धीरे धीरे इससे मिनरल्स निकलते रहते हैं, जिनको प्लांट्स फिर यूज़ करते रह सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग फिर से, ये जो 6 स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये हैं फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवर्म, डेट्राइटस में क्या कुछ आता है, ये सारी चीज़ डेट्राइटस में आती है। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ डेट्राइटस में आती है। डेट्राइटस को छोटे हिस्सों में ये तोड़ देता है, जिससे हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। देन अगला स्टेप आता है बेटा लीचिंग। लीचिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस टूटे हुए सब्सटेंसेस के ऊपर बारिश होती है या पानी गिरता है, तो ये पानी में घुल करके ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट्स के तौर पे वहाँ पे रह जाते हैं। उसके बाद होता है अगला स्टेप कैटाबॉलिज्म, जिसमें कि बैक्टीरियल, फंगल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना ब्रेक डाउन करते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑलमोस्ट एक साथ चलते रहते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन से बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस तैयार हो जाती है। ह्यूमस होती है एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। तो ह्यूमस एक डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, ये जमा हो जाता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से काफ़ी रेजिस्टेंट रहता है, यानी ये लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है। ठीक है, लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है, वहाँ पे पैक्ड रह सकता है, जिससे कि इसका काफ़ी डीकम्पोजिशन काफ़ी स्लो रहे। और इसका नेचर जो होता है कोलॉइडल इन नेचर होता है, और ये मिनरल्स के लिए रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, ह्यूमस को फिर धीरे धीरे ह्यूमस जो होता है, ये धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धीरे धीरे इस पे एक्ट करते हैं और इससे मिनरलाइजेशन निकालते हैं, विच कम्स आउट टू बी द नेक्स्ट स्टेप, मिनरलाइजेशन, लास्ट स्टेप, जिससे मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 बार समझा दी। ये जो स्टेप्स हमने किए हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका सीक्वेंस है बेसिकली, जो MCQs में आपको आता है। तो डीकम्पोजिशन बेसिकली जो होता है बेटा, ये ऑक्सीजन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, और ये इसको कंट्रोल, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, या इस कौन से फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं, जैसे प्रोडक्शन को कौन से फैक्टर्स, उसका मौसम, मिट्टी, न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये सब कंट्रोल करता था। डीकम्पोजिशन को कौन कंट्रोल करता है, केमिकल कंपोजिशन डेट्राइटस का, यानी उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, प्लस उस जगह का मौसम या केमिकल फैक्टर्स वहाँ पे कौन कौन से हैं।
इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा, ठीक है। अगर डेट्राइटस में लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंस हैं तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, और अगर वहाँ पे नाइट्रोजन अच्छी अमाउंट में है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर्स हैं तो इनको डाइजेस्ट करना आसान होता है, और ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन फिर फास्ट होगा। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ जाता है बच्चों। टेम्परेचर, इसके अलावा टेम्परेचर, उस जगह का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना फास्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फेवरेबल टेम्परेचर हो तो कहने का मतलब है। और सॉइल में मॉइस्चर भी मदद करेगा। जैसे हम शुरू से ही जानते हैं कि टेम्परेचर और मॉइस्चर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को फेवर करते हैं, तो उसी तरीके से मिट्टी में भी अगर टेम्परेचर और मॉइस्चर अच्छा होगा तो मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होंगे और तेज़ी से फिर मिनरलाइजेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर फेवर डिकम्पोजिशन, वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस, एनारोबियोसिस यानी एरोबिक कंडीशंस अगर नहीं होंगी यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो इससे डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर बिल्टअप होता रहेगा, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप विच इज़ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या है, जहाँ पे जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थवर्म का रोल की बात हम लोग करते हैं कि ये छोटे हिस्सों में तोड़ देता है सब्सटेंसेस को। डेट्राइटस जो गिरी हुई पत्ते, फूल, झाड़ियाँ ये सब होते हैं तो ये इनको डेट्राइटस बोलते हैं। इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करके प्रॉपर इनऑर्गेनिक मटेरियल तक कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी आप लोग लर्न करना। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। दिस आर नोन एज डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट रिमेन्स जो होते हैं इनको डेट्राइटस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें ये आ जाते हैं। फ्रैगमेंटेशन, ये 5 स्टेप्स का आपको सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है, सीक्वेंस ऐसा लर्न करना है और हर किसी के डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से याद करेंगे। ये अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बन करके आता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या कुछ हम लोग को चाहिए होता है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन अच्छी हो, वार्म टेम्परेचर हो और हाई मॉइस्चर हो तो ये फास्ट होगा, ठीक है। और अगर इसमें लिग्निन काइटिन कम हो और शुगर्स और नाइट्रोजन ज़्यादा हो, अगर इससे उल्टा है, शुगर नाइट्रोजन कम है, लिग्निन काइटिन ज़्यादा है और एनारोबियोसिस यानी ऑक्सीजन अच्छी अमाउंट में नहीं है, तो ये सारा चीज़ें डिकम्पोजिशन फिर क्या होगी बेटा, स्लो हो जाएगी। मैं 5 मिनट आपको देती हूँ, मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ बेटा, आप प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन को अच्छे से रीड करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे 1 मिनट ये डायग्राम मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ठीक है, डिकम्पोजिशन की टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, कि ये ट्री देखो ग्रो कर रहा है, इसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, इसको कुछ इंसेक्ट्स या बाकी एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म ये सब खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स इसके फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन बाकी चीज़ यहाँ पे जैसे इंसेक्ट में क्योंकि एंटर कर गए तो इंसेक्ट को आगे कोई बर्ड खाएगी या कुछ खाएगा तो ये फूड चेन में एंटर तो कर ही गए हैं, लेकिन इसके बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी में चले गए हैं, यानी उसकी लीचिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्या बेसिकली शुरू हुआ, फ्रैगमेंटेशन, ये स्टेप आ गया लीचिंग का, ठीक है। यहाँ पे लीचिंग शुरू हुई है और लीचिंग से फिर हम यहाँ पे देखते हैं फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाती है इन सब चीज़ों की, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन जाती है, यानी ह्यूमस प्रॉपर तैयार हो जाता है इसमें, ठीक है। और फिर हम इसमें ये सारा देख रहे हैं कि डिकम्पोजर्स जो हैं
डिकम्पोजेस जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये जब मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती रहती है। और डिकम्पोजिशन इस साइक्लिंग को बहुत अच्छे से चलाता है बेटा। ये 5 स्टेप्स आपको सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। तो आपको मैं कुछ टाइम दे रही हूँ अभी प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन लर्न करने के लिए। ज़रा दोनों चीज़ों को एक बार रीड करें, क्योंकि 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे, 2 स्टेप्स रहते हैं, वो मैं फिर बताती हूँ। पहले आप इस चीज़ को रीड कर लीजिए अच्छे से। ओके, आगे कर रहे हैं अभी हम लोग। एनर्जी फ्लो।
अब डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अलावा सन अकेला सोर्स है एनर्जी सिस्टम का। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें समझ सकते हैं कि सन के अलावा डीप समंदर में डीप सी हाइड्रोथर्मल सिस्टम भी एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेटिक रेडिएशन गिरती है, प्लांट्स उसका सिर्फ 1-2% इस्तेमाल कर पाते हैं। एक्चुअली जितनी भी रेडिएशन होती है, सन की जितनी भी रेडिएशन होती है, उसका सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेसिस कराने के काबिल होती है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। अब इसमें से भी आगे अगर फोटोसिंथेटिक रेडिएशन, अगर हम 100% फोटोसिंथेटिक रेडिएशन की बात करें, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का प्लांट्स सिर्फ 2-10% ले पाते हैं। ठीक है, हम लोग जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने क्या हुआ 1%, वो 1% था टोटल सन की एनर्जी का। हम लोग कितना ले पाते हैं 1%, लेकिन टोटल एनर्जी का 50% इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव का हम लोग 2% ले पाते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं, मतलब प्लांट्स ले पाते हैं और उसको फिक्स कर पाते हैं, और उसी से देखो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसको आगे पास करते हैं, और इसी से सारी दुनिया आगे चलती रहती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से ये एनर्जी फिर आगे से आगे पास होती रहती है। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली जैसे कि प्लांट्स को खुद खाते हैं तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, नहीं तो वो प्लांट खाने में, जैसे लायन डियर को खाता है लेकिन डियर तो प्लांट को ही खाता है ना, तो इनडायरेक्टली फिर वो भी प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। और यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। इसमें ये हम समझते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। ये प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग कर चुके हैं कि फूड चेन में ऑब्वियसली जो प्लांट से डियर में एनर्जी चलेगी वो डियर से वापस नहीं आ सकती प्लांट में, जो डियर से लायन में चलेगी वो लायन से वापस नहीं आ सकती डियर में। तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो फर्दर इकोसिस्टम्स, तो ये एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये देखना है। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी ये कह रहे हैं कि फर्दर इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इससे भी ये एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि उसमें इंक्लूडेड है, उसको भी ये फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। ठीक है, टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स द डिसऑर्डरलीनेस। तो हम लोग कहते हैं कि हम डिसऑर्डरलीनेस में ही रहते हैं, तभी हम लोग जिंदा रहते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। अगर कंप्लीट ऑर्डर में ये सारी चीज़ें नहीं आती, रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं। तो कांस्टेंट इन सब रिएक्शंस को चलते रहने के लिए, ताकि नए नए मॉलिक्यूल्स बनते रहें, इसके लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम में जो होते हैं इनको हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये हरे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं और लकड़ी वाले और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादातर प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे और हायर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने आगे वी हैव रेड अबाउट फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। हमने देखा है कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, प्लांट से फूड चेन्स बनती हैं और रैदर पूरी फूड वेब्स भी इनसे बन जाती हैं। ठीक है, आर फॉर्म सच दैट एनिमल। ठीक है, फूड वेब कैसे? फूड वेब भी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जैसे आपने कर रखी है। ठीक है, कि एक प्लांट को ऑब्वियसली अकेला डियर नहीं खाएगा। ठीक है, इस प्लांट को डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स खा रहे होते हैं, तो कोई इंसेक्ट भी खा रहा होता है। ठीक है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा होता है आगे। ठीक है, इंसेक्ट को फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को आगे स्नेक ने खा लिया, स्नेक को आगे वल्चर ने खा लिया। ठीक है, और इसी प्लांट को डियर ने खा लिया। ठीक है, डियर को आगे हाइनस भी खा सकते हैं, लायन भी खा सकता है। ठीक है, तो प्लांट को आगे मैन भी खा सकता है, और यहाँ पे मैन प्लांट को गोट भी खा सकती है।
तो गोट को फिर मैन भी खा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आ रही है, और लायन, गोट को भी लायन खा सकता है, ठीक है, और इन सब चीज़ों को फिर से वल्चर खा सकता है। तो ये सारी जहाँ पे फूड चेन्स मिक्स हो जाती हैं, ऐसी कंडीशंस को हम लोग कह देते हैं फूड वेब। तो एक एनिमल प्लांट पे फीड करता है और प्लांट और आगे दूसरा एनिमल उस पे, तो इस तरीके से एक दूसरे के लिए ये फूड बनते जाते हैं और फूड चेन बन जाती है, और ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो फूड चेन या से फूड वेब भी बन जाती है, ठीक है। कोई एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म में ट्रैप होकर के हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे पास होती ही होती है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर की एनर्जी कंज्यूमर में पास हो जाती है, या तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे पास हो जाती है। इवन कि जब डेथ भी किसी ऑर्गेनिज्म की हो जाती है तो वो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में मिल जाता है, जिससे कि उसको डीकम्पोजर्स उस पर फीड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत वहाँ पे हो जाती है। तो हमेशा एक ऑर्गेनिज्म अगले में पास होगा ही होगा, ठीक है, अगले ट्रॉफिक लेवल में पास होगा ही होगा। अगर डेथ भी हो जाती है तो वो डेट्राइटस फूड चेन में एंटर कर जाएगा। नॉर्मली टेरेस्ट्रियल में रहती है, अदरवाइज डेट्राइटस में, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, सारे एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, इसलिए इन प्लांट्स को कंज्यूमर, इसलिए सभी को कंज्यूमर्स कहते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अगर ये प्रोड्यूसर्स पे फीड करें तो इसलिए हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्रास है, ये प्रोड्यूसर है, ग्रास को गोट खा रही है तो प्राइमरी कंज्यूमर, गोट को मैन खा रहा है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर, गोट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये है गोट क्या है, हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और आगे कार्निवोर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। इवन कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से बात करें ग्रेजिंग फूड चेन में, अगर हम इस तरीके से बात करें कि ग्रास को खा रहा है इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, इंसेक्ट क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को खाया किसने, फ्रॉग ने, फ्रॉग हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक है, स्नेक क्या हुआ, टर्शरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स तो हमें समझ आ रहे हैं ये कैसे हैं, लेकिन एक और चीज़ समझने वाली है कि ये जो इंसेक्ट है वो हर्बीवोर है, और फ्रॉग प्राइमरी कार्निवोर है। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग है प्राइमरी कार्निवोर। कार्निवोर तो ये पहला आ जाता है ना चेन में, तो फ्रॉग है प्राइमरी कार्निवोर, और स्नेक आ जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये ध्यान में देना है। और ट्रॉफिक लेवल्स की बात की जाए तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे इंसेक्ट या प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर, और अगले फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे स्नेक सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये ज़रा आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी कार्निवोर इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं। सम कॉमन कुछ चीज़ें आई होप यहाँ पे मेंशन होंगी। तो सम कॉमन हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, ये सब टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। मोलस्क एक्वाटिक में है जो कि हर्बीवोर है। देन कंज्यूमर जो हर्बीवोर पे फीड करते हैं ये कार्निवोर होते हैं, और मोर एक्यूरेटली प्राइमरी कार्निवोर। जो एनिमल्स प्राइमरी कार्निवोर पे, those animals that depend on primary carnivore for food are labeled as secondary carnivore। तो आगे मैंने जैसे आपको बता ही दिया, सेकेंडरी कार्निवोर जो प्राइमरी कार्निवोर पे फीड करते हैं, और ये एक तरीके से ग्रेजिंग फूड चेन या टेरेस्ट्रियल फूड चेन हम इसको बोल देते हैं, जो अर्थ के ऊपर चलती है, जो
मिट्टी में चलती है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये शुरू हो जाती है जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। तो इसमें बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बने हुए होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मेनली इसमें फंगाई और बैक्टीरिया, ये अपनी एनर्जी, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटिस। तो डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटिस के ऊपर ही फीड करते हैं और इस तरीके से इसको डिग्रेड भी कर देते हैं। ये अपने एंजाइम्स क्योंकि बाहर ही गिराते हैं तो ये इनको ऑब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। सेप्रो का मतलब होता है डिकम्पोज करना। डिकम्पोजर्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर ही गिरा करके वेस्ट के ऊपर और उनको अपनी बॉडी सरफेस से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अब ये तो हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से कि ग्रेजिंग और डेट्राइटिस फूड चेन की हमने बात की। अभी हम लोग एक्वेटिक सिस्टम में अगर देखें तो एक्वेटिक में भी जो मेन एनर्जी फ्लो है वो ग्रेजिंग फूड चेन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है पहले कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग मेन है या डेट्राइटिस। हम लोग कहेंगे ग्रेजिंग मेन कंड्यूट है या मेन रास्ता है एनर्जी फ्लो के लिए, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटिस फूड चेन मेन है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटिस मेन है और एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन मेन है, ठीक है बेटा। ये एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एमसीक्यू में आ चुका है। डेट्राइटिस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कई बार कनेक्टेड भी हो सकती है। ऑब्वियसली जब मिनरल्स मिल जाएंगे मिट्टी से तो वो प्लांट ही उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। और कई बार क्या होता है डेट्राइटिस फूड चेन वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ये अर्थवर्म हो गया जो डेट्राइटिस में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म पे या डेड प्लांट पे फीड कर रहा है, तो इसी इंसेक्ट को कई बार कोई बर्ड खा लेता है या कोई और एनिमल खा लेता है, ठीक है। तो फिर ये ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन यहाँ पे कई बार कनेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनको ये एनिमल्स कॉकरोच इंक्रोज वगैरह ये होते हैं जो कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और जो वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब नेचुरल इंटरकनेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे भी फूड वेब्स बननी शुरू हो जाती हैं। और ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोर्स हैं और ये सबसे ऊपर फूड चेन के ज़्यादातर हर फूड चेन के ज़्यादातर सबसे ऊपर पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस मिलती है अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में या कम्युनिटी में अकॉर्डिंग टू वो कौन से चीज़ पे फीड करते हैं, उनके फीडिंग रिलेशंस क्या हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक प्लेस मिलती है फूड चेन में और इसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये वही चीज़ जो मैंने आपको बेसिकली बताई, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी वही सारी चीज़ है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट्स होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और ये हर्बीवोर होते हैं। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होगा सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर। तो आगे से आगे फाइनली टॉप कार्निवोर होगा फाइनल कंज्यूमर, ठीक है बेटा। जो टॉप यहाँ पे जो है टॉप कार्निवोर यही है, सेकेंडरी ही टॉप कार्निवोर है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे बस फूड चेन्स की कुछ फूड चेन्स में से बेहतरीन एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखी हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर किस ट्रॉफिक लेवल पे पाए जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा सारा ये। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी कम हो जाती है। आप क्या इसका कारण समझ पा रहे हैं? क्या आपको 10% लॉ याद है जो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि आगे से आगे सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है, बाकी 90% लूज़ हो जाती है। तो उसी वजह से बेटा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आगे से आगे हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है कम होती जाती है। तो अगर हम मैक्सिमम एनर्जी लेना चाहते हैं तो हर्बीवोर्स रह करके हमें ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, ठीक है, उससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है।
with minimal biomass. Then any organism whenever it is dead, तो वो डेट्राइटस या डेड बायोमास में कन्वर्ट होता है, जो एनर्जी सोर्स का काम करता है फॉर डीकम्पोजर्स. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स हर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करते हैं फ्रॉम दोज ऑन द लोअर ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिज्म ऑन द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल डिपेंड्स ऑन द वन ऑन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द वन ऑन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द वन ऑन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फाइन, तो अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं. अब यहाँ पे टर्म्स फिर से आ रही हैं बेटा. एक आ रही है टर्म स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप को हिंदी या पंजाबी में करके देखो, खड़ी फसल. ठीक है, खड़ी फसल. खड़ी फसल यानी जैसे हमारे खेतों में जब कोई फसल खड़ी होती है तो हम लोग खड़ी फसल बोल देते हैं उसको कि ये रेडी हमारा मटेरियल तैयार है. तो उसी तरीके से वो मटेरियल किस लिए होता है? हमारी कंजम्पशन के लिए बेसिकली. तो आप इसी वर्ड से समझ सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या है. हर ट्रॉफिक लेवल पे, अब यहाँ पे हमारी सिर्फ खेत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर ट्रॉफिक लेवल पे, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल इज़ एन एडिबल थिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है, कितना लिविंग मटेरियल है जो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए खाने के लिए अवेलेबल है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप. तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. तो स्टैंडिंग क्रॉप को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप को हम मेजर करते हैं मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोमास, यानी कि उनका वेट कितना है या उनका कितना नंबर है पर यूनिट एरिया में, या तो उनके वेट के हिसाब से या उनके नंबर के हिसाब से पर यूनिट एरिया. ठीक है. द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. तो बायोमास क्या है? बायोमास को हम फ्रेश या ड्राई वेट में मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. अब एक्चुअली ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट है. आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि क्योंकि ड्राई वेट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पानी रिटेन करने की अलग अलग सेल्स की अलग अलग टेंडेंसी होती है. ठीक है, और वो एनर्जी नहीं देता, वो सिर्फ हमें पानी से तो एनर्जी नहीं मिलती ना, पानी तो मीडियम देता है रिएक्शंस वगैरह के लिए, लेकिन ड्राई वेट से ही, क्योंकि आगे एनर्जी पास होनी है, तो हम लोग ड्राई वेट अगर मेज़र करेंगे तो वो हमें एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करेगा. अब नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ग्रेजिंग फूड चेन में काफ़ी कम होते हैं. क्या आप इसका कारण समझ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आगे से आगे सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है, तो ऊपर से ऊपर ट्रॉफिक लेवल में बहुत ही कम एनर्जी रह जाएगी, इसीलिए इनमें जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो लिमिटेड होते हैं बेटा. देन नेचर में पॉसिबल है सारे लेवल्स, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ग्रेजिंग फूड चेन में. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी जैसे हमें पता है ट्रॉफिक लेवल्स कम होते हैं, तो डेट्राइटस फूड चेन में क्या कोई लिमिट है? बेटा, डेट्राइटस फूड चेन में भी एक्चुअली क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म फाइनली डेड हो जाता है और वो खाद्य स्वरूप अगले प्लांट को अवेलेबल होता है. तो फाइनली डेट्राइटस फूड चेन फ्यूज हो जाती है प्लांट्स के साथ, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स डेड होने के बाद, डीकम्पोज होने के बाद प्लांट की खाद ही बन जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी कुछ फूड वेब एक तैयार करके, बाकी हीट जो दिखा रखी है वो वही रेस्पिरेटरी लॉस या बाकी 90% लॉस दिखाया हुआ है. जो एरो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है वो 10% एनर्जी लेके जाती हुई दिखाई दे रही है. ठीक है. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डायग्राम showing the 90% heat loss and 10% passage of energy to the next trophic level. तो ये हमारे जो कंपोनेंट्स थे 4 वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और इवन कि हमारी एनर्जी का भी सारा टॉपिक इसमें कंप्लीट हो रहा है. तो हम लोग आगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाले टॉपिक पे आएंगे. ठीक है. तो मैं चाहूँगी कि ये टॉपिक आप पहले अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद आप अगला लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सारा लर्न हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर. स्टडी